तो बोलो किसान, तुम अपने थैले में क्या चुरा के ले जा रहे हो? मुझे शक है कि तुम कोई चोर हो। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और बरगदपुर गांव में हर सुबह की तरह चहल पहल थी। खेतों में किसान हल चला रहे थे, औरतें घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थी और बच्चे धूल उड़ाते हुए खेल रहे थे। इस गांव में कमल नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी राधा और बेटी मीना के साथ रहता था। कमल जाति से किसान था, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह की बेईमानी नहीं थी। वह अपनी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करता, लेकिन कभी कभी मौसम की मार या फसल में बीमारी लगने से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। जब खेती से गुजारा नहीं हो पाता, तो वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठकर ताश खेलता, भविष्य की अच्छी फसलों के सपने देखता और शाम को घर आकर राधा से स्वादिष्ट खाने की फरमाइश करता। घर का खर्च चलाने के लिए उसे अक्सर गांव के साहूकार लाला दीनदयाल से उधार लेना पड़ता था, जिसके ब्याज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इन सब के बावजूद कमल बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था, जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा था। एक दिन शाम को लाला दीनदयाल के आदमी उधार वसूलने घर आए और राधा को खूब खरी खोटी सुनाई। जब वे चले गए तो राधा की आंखों में आंसू थे। वह परेशान होकर कमल से बोली, ऐसे कब तक गुजारा चलेगा जी? दीनदयाल के आदमी हर दिन आ धमकते हैं। दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारने से घर नहीं चलता। कोई अच्छा सा काम देखो, नहीं तो मैं मीना को लेकर घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर रहना अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ ताश पीटना। पर मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो कर ही देता हूँ। अब और क्या चाहिए? मैंने आज ही अपनी जमीन से थोड़ी सब्जियां बेची हैं। हाँ, पता है कैसे इंतजाम करते हो 2 वक्त के खाने का। लोगों से उधार लेना छोड़ दो। ये जो थोड़ा सा खाने का इंतजाम करते हो, वह भी उधार के पैसों से होता है। नहीं तो इस घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि मीना को अच्छी शिक्षा मिले, कि हम कभी अपना पक्का घर बना सकें? तो तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं? खेती में अब उतना मुनाफा नहीं होता। सबसे पहले तो आप अपने आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, जो तुम्हें काम से भटकाते हैं। उसके बाद कोई धंधा शुरू करो, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो। सुना है शहर में बहुत काम है और पैसा भी अच्छा मिलता है। अरे, धंधा करने के लिए पूंजी चाहिए भाग्यवान, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और शहर, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं। वहां मुझे कौन काम देगा? हिम्मत करो जी, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोई नौकरी ढूंढूंगा। बस तुम एक पोटली में मुझे कुछ खाने को दे देना और भगवान पर भरोसा रखना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कमल शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने राधा से खाने की पोटली ली, जिसमें कुछ रोटी और अचार था, और अपनी बेटी मीना को गले लगाया। ओहो, लाओ भाग्यवान, मेरे खाने की थैली दो। मैं चलता हूँ। अब मैं ढेर सारा धन कमाने के बाद ही वापस आऊंगा। तुम चिंता मत करना। उसके शब्दों में एक अजीब सी आशा थी, जिसे राधा ने महसूस किया। मीना ने उसे जाते हुए देखा और उसके छोटे हाथ आशीर्वाद देने के लिए हवा में उठी। कमल खाने की थैली लेकर शहर की ओर चल पड़ा। गांव की कच्ची सड़कें अब पक्की सड़कों में बदल रही थी। पेड़ों की छाया धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सूरज की रोशनी तेज होती जा रही थी। रास्ता लंबा था और वह कभी इतनी दूर पैदल नहीं चला था। थकावट महसूस होने लगी। हे भगवान, अब और कितना चलना पड़ेगा? मेरी तो हालत खराब हो गई। ऐसा करता हूँ, कुछ देर उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। कमल उस पेड़ के नीचे अपनी पोटली सिरहाने रखकर आराम कर ही रहा था। तभी वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक भव्य व्यक्ति नीचे उतरा। वह गांव का जमींदार दयालू राम था, जो उसी बरगदपुर के पास के समृद्ध गांव शामपुर का मालिक था। दयालू राम अपनी दरियादिली और न्याय प्रियता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। अरे तुम कौन हो भाई?
इस गांव के तो नहीं लगते, और इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या कोई मुसीबत है? हाँ श्रीमान, मैं बरगदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कमल है। कुछ मजबूरी होने के कारण नौकरी ढूंढने के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी खेती ठीक नहीं चल रही। दयालु राम ने कमल के चेहरे पर ईमानदारी और उसकी आंखों में उम्मीद देखी। उन्हें कमल की सादगी पसंद आई। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। तुम चाहो तो यहीं रहकर मेरे खेतों पर खेती कर सकते हो। मेरे पास उपजाऊ जमीन बहुत है, लेकिन मेहनती किसान कम है। बदले में तुम जितनी मजदूरी लोगे वो तुम बता दो मुझे। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। कमल ने सोचा, यह तो अच्छा मौका है। शहर जाने की बजाय अपने गांव के पास ही काम मिल रहा है। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके पास 3 महीने काम करूंगा और उसके बदले में मैं 3 महीने का 3 बोरी उत्तम गुणवत्ता का गेहूं लूंगा। हाँ भाई, ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे खुशी है कि तुमने शहर जाने का विचार छोड़ दिया। तुम कल ही से काम में लग सकते हो। मेरे घर में ठहरने का इंतजाम भी है, यदि तुम चाहो तो। कमल ने धन्यवाद किया और जमींदार के घर ही रुक गया। अगले दिन से वह दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके जमींदार के लिए फसल तैयार करने में जुट गया। उसने ऐसे काम किया जैसे वह अपनी ही जमीन पर कर रहा हो। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और देर रात तक खेतों में काम करता। उसकी लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई। 3 महीने में उसने जमीन को ऐसे उपजाऊ बना दिया कि फसलें लहलहा उठी। आसपास के किसान भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। 3 महीने बाद फसल कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जमींदार दयालु राम खेतों में आए और कमल के काम को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कमल की पीठ थपथपाई। ये लीजिए मालिक, आपका फसल पूरी तरह से तैयार है। अब मैं अपने गांव जाऊंगा। आप मुझे मेरा 3 बोरी उत्तम गुणवत्ता का गेहूं दे दो। मेरी पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कमल, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा काम किया है। ये गेहूं तो तुम्हारी मेहनत का एक छोटा सा इनाम है। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने गांव में भी सफल हो। कमल ने धन्यवाद किया और वह गेहूं लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मन ही मन वह राधा और मीना के चेहरे पर आने वाली खुशी की कल्पना कर रहा था। कुछ दूर चलने पर वह एक फल वाले को देखता है जो लाल लाल और रसीले सेब बेच रहा होता है। ये सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अरे, मैंने तो अपनी बिटिया के लिए कुछ भी नहीं लिया। ये सेब देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मीना को फल बहुत पसंद है। ऐसा करता हूँ, कुछ सेब ले लेता हूँ। मीना और राधा दोनों खुश हो जाएंगे। हाँ, ये कौन सा फल है भाई? देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसे सेब कहते हैं भाई। ये बहुत रसीले और मीठे होते हैं। बोलो कितना दूं आपको? ये बहुत कीमती हैं। हाँ, मुझे यह 1 बोरी गेहूं का दे दो भाई। क्या तुम इतनी बड़ी बोरी स्वीकार करोगे? ठीक है भाई, 1 बोरी गेहूं के बदले मैं तुम्हें 3 बड़े सेब के गुच्छे देता हूँ। ये बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट हैं। उसके बाद वह सेब लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाती है और रात का अंधेरा घिरने लगता है। वह एक छोटी लेकिन स्वच्छ कुटिया के पास पहुंच जाता है, जिसमें एक वृद्ध और ज्ञानी संत रहता है। कुटिया के बाहर एक शांत वातावरण था, जहां कुछ जड़ी बूटियां सूख रही थीं और हवा में अगरबत्ती की हल्की सुगंध थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंधेरा हो गया। अगर रात में सफर किया तो जंगली जानवर हमला कर सकते हैं और मेरी बेटी का इंतजार और बढ़ जाएगा। ऐसा करता हूं, यहीं रुक जाता हूं। सुबह होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। प्रणाम बाबा, मैं एक मुसाफिर हूं। पास के गांव में ही मेरी झोपड़ी है। मेरा नाम कमल है। मैंने शामपुर में जमींदार दयालु राम के लिए काम किया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात मैं यहां विश्राम कर सकता हूं? सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। कौन है? हाँ, बस क्यों नहीं, तुम जब तक यहाँ रुकना चाहो रुक सकते हो। अंदर आओ बेटा। वैसे तुमने अच्छा किया जो अपनी बेटी के लिए सेब ले लिए। ये फल बहुत गुणकारी होते हैं। मगर यह आपको कैसे पता चला बाबा? आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया मेरी दुखों का आप निवारण करें।
मैं बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कल सुबह होते ही तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। वो कैसे बाबा? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं ना? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। यह तो तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो बेटा। ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब तुम आराम करो, यात्रा की थकावट मिटाओ। उसके बाद वो कमल वहीं पे सो जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। दूसरी तरफ उसी राज्य के विशाल और भव्य महल में राजा महाराज विक्रम को आधी रात में अचानक पेट में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना असहनीय था कि राजा कराहने लगे। उनके सेवक तुरंत दौड़े और मंत्री दीपक को बुलवाया। मंत्री जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाइए, बुलाइए जल्दी। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। राजा के आदेश देते ही राज्य के सबसे प्रसिद्ध वैद्य जीवक तुरंत महल में आ जाते हैं। वैद्य जीवक ने राजा की नाड़ी देखी और उन्हें अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवा दी, पर उनके दवा से राजा के दर्द में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दर्द और बढ़ता ही जा रहा था। वैद्य जी, आपके दवा से तो जरा भी आराम महसूस नहीं हो रहा है। लगता है दर्द और भी बढ़ गया। क्या मेरे प्राण निकलने वाले हैं? महाराज, याद कीजिए, पहले भी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? या ऐसा पहली बार लग रहा है? क्या बचपन में आपको कभी ऐसी ही पीड़ा हुई थी? हाँ वैद्य जी, बचपन में एक बार ऐसा हुआ था। उस समय मेरी दादी ने मुझे सेब का रस पिलाया था। उसी से मेरे पेट का सारा दर्द शांत हो गया था। मुझे आज भी उसका स्वाद याद है। फिर तो हमें अभी के अभी सेब का इंतजाम करना होगा। उसके बिना इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। महाराज, आपका जीवन बचाना ही हमारा कर्तव्य है। पर अभी इतनी रात को हमें सेब कहां से मिलेगा वैद्य जी? अभी तो सभी फल विक्रेता सो गए होंगे, बाजार बंद हो गए होंगे। तो फिर उन्हें बिस्तर के साथ उठाकर उनसे सेब लाइए मंत्री जी, नहीं तो मैं आपको मेरा आदेश न मानने के जुर्म में मृत्युदंड दे दूंगा। मुझे अभी सेब चाहिए, किसी भी कीमत पर। राजा के डर से मंत्री दीपक अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ सेब के जुगाड़ में रात को ही निकल जाता है। वे सबसे पहले राजधानी के मुख्य फल बाजार गए। अरे भाई, आप फल विक्रेता हो ना? क्या आपके पास सेब मिलेगा? राजा साहब को सेब की सख्त जरूरत है। हम इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। नहीं मंत्री जी, आज तो सारे सेब बिक गए। आज मेरे पास तो क्या किसी भी विक्रेता के पास सेब नहीं मिलेगा। कल सुबह ही सेब का इंतजाम हो पाएगा भाई। सेब का मौसम भी अब खत्म हो रहा है। उस फल विक्रेता की बात सुनकर मंत्री दीपक जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। वे पूरे शहर में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी सेब नहीं मिला। वे थक हार कर वापस लौटने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर मंत्री दीपक जी को वही संत तप करते हुए मिल जाते हैं जिसके पास वह कमल रुका हुआ था। संत अपनी कुटिया के बाहर ध्यान कर रहे थे। बाबा जी, हम बड़ी मुसीबत में हैं बाबा जी। कृपया हमारी मदद करें बाबा जी। राजा का जीवन खतरे में है। क्यों मंत्री जी, क्या हुआ? इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई? मुझे आपकी आवाज में बहुत चिंता महसूस हो रही है। क्या बताऊं बाबा जी, राजा साहब के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उस दर्द का इलाज एक सेब से हो सकता है, पर हमें कहीं भी एक भी सेब नहीं मिला, बाजार में भी नहीं। अगर हम खाली हाथ लौटे तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अरे आप चिंता ना करें मंत्री जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपके राजा का जीवन बच जाएगा। आप अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद वो संत अपने कुटिया के अंदर जाते हैं और वहाँ से कमल के थैले से एक सेब का गुच्छा ले आते हैं और उस मंत्री को दे देते हैं। ये वही गुच्छा था जो कमल ने अपनी बेटी मीना के लिए खरीदा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। आप देवता तुल्य हैं। अगर आज आप ना होते तो हम कल का सूर्य ना देख पाते। आपने महाराज के प्राण बचाए। आप धन्य हो। ऐसा बोलकर मंत्री दीपक जी
वो सेब लेकर राजमहल की ओर तेजी से जाने लगते हैं। राजमहल जाकर मंत्री उस सेब का रस निकालकर राजा को दे देते हैं। अब हमें आराम महसूस हो रहा है। दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। मंत्री जी, हमें और भी सेब खाने की इच्छा हो रही है। यह तो जादुई फल है। आपने केवल एक ही सेब क्यों लाए और क्यों नहीं? महाराज, हमें यही फल बहुत मुश्किल से मिला है। पूरे राज्य में कहीं भी सेब नहीं मिला, बाजार में भी नहीं। अंत में हमें यह फल एक ज्ञानी संत ने दिया। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए महाराज। ये उनका ही आशीर्वाद है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो हम उस संत से जरूर मिलना चाहेंगे और उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। कल सुबह होते ही हम उनके पास जाएंगे। जिसने मेरे प्राण बचाए उसे मैं जरूर सम्मानित करूंगा। अगले दिन सुबह राजा महाराज विक्रम अपने मंत्री दीपक और सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ उस संत की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपने कल रात वो सेब ना दिया होता तो मैं पेट दर्द के मारे ही मर जाता। आपने मेरे प्राण बचाए। आप मुझे धन्यवाद ना कहें राजन। आपकी सहायता करने वाला तो कोई और है। मैं तो बस एक जरिया था। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी। अब क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्राण बचाने वाला कोई और है? जो सेब का फल मैंने आपको दिया था वो एक ईमानदार किसान का था। उसका नाम कमल है। कल रात वह मेरे कुटिया में विश्राम करने के लिए रुका था। उसने ये फल अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। अगर वह कल रात मेरे कुटिया में नहीं आता तो मैं आपकी सहायता बिल्कुल ना कर पाता। इसलिए आपके इस आदर सम्मान का हकदार वो किसान है, मैं नहीं। उसकी ईमानदारी और नेक दिली ने ही आपको जीवन दान दिया है। अच्छा, तो वो किसान कहाँ गया बाबा जी? हमें उनसे मिलाने की कृपा करें बाबा जी। मैं उसे सम्मानित करना चाहता हूँ। वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से अपने घर के लिए निकल गया है। यदि आप जल्दी जाओगे तो वो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। वह बरगदपुर गांव का रहने वाला है। संत के इतना बोलते ही राजा के सैनिक तुरंत उस कमल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। राजा और मंत्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर बाद राजा के सैनिक उस कमल को रास्ते में ही रोक लेते हैं और उसे राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। कमल राजा और सैनिकों को देखकर थोड़ा घबरा गया। तो बोलो किसान, तुम अपने थैले में क्या चुरा के ले जा रहे हो? मुझे शक है कि तुम कोई चोर हो। कुछ नहीं महाराज, इसमें कुछ सेब के फल हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने ये अपनी मेहनत के गेहूं बेचकर खरीदे हैं। मैं किसान हूँ, चोर नहीं हूँ महाराज। अच्छा ठीक है, लाओ वो सेब मुझे दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे लगता है तुमने जो सेब कल रात मुझे दिए थे वे बहुत स्वादिष्ट थे। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कमल डर के मारे और राजा का आदेश मानकर थैले में बचे 2 सेब के गुच्छे भी राजा को दे देता है। राजा ने मुस्कुराते हुए सेब खाए। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट सेब थे। मजा आ गया भाई। अब तुम जा सकते हो किसान। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा के इतना बोलते ही वह कमल वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसे समझ नहीं आया कि राजा ने उसके फल क्यों लिए और उसे कुछ इनाम क्यों नहीं दिया। वह थोड़ा निराश था। घर जाने के बाद कमल ने राधा को सारी बातें बताईं। देखो राधा, मैंने राजा को सेब दिए लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, बस छिलके वापस दे दिए। हमारे पास अब सिर्फ यही बचा है। कोई बात नहीं जी, वो हमारे राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने आपके वो फल खाए तो यह गर्व की बात है। हमने उनके प्राण बचाए हैं। हो सकता है उन्होंने आपको बाद में इनाम देने का सोचा हो। हम इस 2 बोरी गेहूं से ही अपना गुजारा चला लेंगे। ठीक है, अच्छा ये लो, इस थैले के कचरे को बाहर फेंक दो। इन छिलकों का क्या करना है? कमल की पत्नी राधा जैसे ही उस थैले के कचरे को फेंकने के लिए निकालती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। थैले के अंदर से एक एक करके बहुत सारे चमकदार हीरे निकलते हैं। थैला हीरों से भरा हुआ था। ये देखिए जी, इसमें क्या है? ये तो हीरे लग रहे हैं।
हम अमीर हो गए। हाँ राधा, ये तो हीरे ही हैं। जरूर ये हमारे राजा ने मुझे उस सेब के बदले दिए हैं। उन्होंने मुझे सीधा इनाम न देकर यह एक रहस्यमय तरीका अपनाया। आखिर उस सेब में ऐसा क्या गुण था जिसके लिए उन्होंने मुझे इतने कीमती हीरे दिए? जो भी हो जी, पर अब हमारे दुख भरे दिन चले जाएंगे। हमें अब 2 वक्त के खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हम अब कभी साहूकार से उधार नहीं लेंगे। हमारी तो भाग्य खुल गए। हाँ राधा, मुझे एक साधु बाबा ने भी यही बोला था कि आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है। यह उन्हीं का आशीर्वाद और मेरी ईमानदारी का कमाल है। राजा ने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। उसके बाद वह कमल अपनी पत्नी राधा और बेटी मीना के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया, अपनी जमीनें खरीदी और गांव के गरीब किसानों की मदद की। कमल ने एक विद्यालय भी खोला जहां मीना और गांव के अन्य बच्चे पढ़ने जाते थे। वे कभी भी अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव को नहीं भूले और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। राजा विक्रम भी समय समय पर कमल और उसके परिवार से मिलने आते थे और उनकी नेक दिली की प्रशंसा करते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा दिल साफ हो और सच्ची मेहनत और लगन से अपना काम करें, तो एक ना एक दिन वह ईश्वर हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देते हैं। ईमानदारी, धैर्य और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए ईमानदार बने और बेबस एवं लाचार लोगों की मदद करें।